जय मूल निवासी साथियों, मैं ये विषय बहुत गंभीर विषय मुझे दिया है। 3 विषय है। ये 3 विषय बात करने के पहले मैं ये बामसेफ के हिस्ट्री में, बामसेफ के चरित्र में अभी तक जो नहीं हुआ है वो कल से मैं देख रहा हूं। आज के सत्र में, महिलाओं के सत्र में देखा था, बहन नंदाताई जी ये बात को उठाए थे। मैं इसको दोबारा ये मौके पर वो बात कहना चाहता हूं कि इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर है और कोई वो सब्जेक्ट का आदमी, दूसरा आदमी सेशन को कंक्लूड करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके क्राउड में बैठते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं और महिला और साधारण कार्यकर्ता भी आके सेशन को कंक्लूड करते हैं। ये जो कल्चर है, ये कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। मैं मेरा खुशी और अप्रिसिएशन मैं ये मौके पर बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक वकील हूं, तो आज थोड़ा मतलब वकालत करते करते क्या हो गया, बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज में बात करना हमारे को आदत पड़ गया होगा। अभी मैं जब पहले पहले बामसेफ में काम करता था, मुझे हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं ये चाहता था कि आप लोग तेलुगु सीख ले, पर मुझे हिंदी सिखा दिए। तो मैंने हिंदी सीख लिया। जो भी टूटा फूटा होगा तो आप झेल लीजिए। तो मैं ये बात ये कहना चाहता हूं को जो लीगल लैंग्वेज है वो लीगल लैंग्वेज से हटके हमारे बोली भाषा में जितना हो सकता है मैं आपको उतना समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब क्या सोचते थे, क्या बताते थे हमको? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हिंदी में क्या बोलते थे इसको? प्रजा के लिए, क्या जनता के लिए, जनता के द्वारा बोलते। बाबा साहब कहते हैं, ये बात बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो डेफिनेशन दिया जाता है अमेरिकन के द्वारा, ये बहुत कम समझदारी है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। बहुत एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये बाबा साहब के शब्द में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज में खून बहाए बगैर एक व्यक्ति, एक समुदाय अपना हकों का परिरक्षण कर सकता है, वो असली लोकतंत्र है। मतलब मेरा कम्युनिटी का और मेरा हक को मैं लेने के लिए मैं खून बहाने का जरूरत ना पड़े, हिंसा का सहारा ना ले, तो अहिंसा के माध्यम से हिंसा ना करे, ऐसा अगर मैं मेरा राइट्स को मैं प्रोटेक्ट कर पाया, वो है डेमोक्रेसी। अगर ये तरीका से मैं मेरा डेमोक्रेटिक राइट को, मैं अगर मेरा संवैधानिक अधिकार को मैं रक्षा करना चाह रहा हूं और वो नहीं हो रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? कोर्ट में। आज भी आप फिल्मों में सुनते हैं कि अगर आपको, फिल्मों में देखते रहते हैं कि 2 कैरेक्टर होते हैं, तो एक कैरेक्टर विलन बोलता है, विलन कुछ कर देता है, तो ये जो साधारण आदमी होता है, वो बोलेगा मैं तेरा कोर्ट में देखूंगा, तेरे खिलाफ में मैं कोर्ट में जाऊंगा। अभी हमारे माइंड में भी होता है ना, अगर हमारे जमीन में भी कुछ भी हो गया, क्या कोई अपना मारपीट कर दिए, तो हम क्या करते हैं? हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्यों? उधर न्याय मिलेगा। तो क्या अभी सवाल है कि कोर्ट में न्याय बचा है? यह सबसे गंभीर सवाल है। तो हमको यह समझना होगा, कोर्ट में न्याय बचा है तो कैसा बचा है, किधर यह बचाने का सिस्टम क्या कर रखा है? क्या सच में, सही में एक आम नागरिक कोर्ट में जाकर
न्याय अपने तरफ में बचा सकता है। अभी ईडब्ल्यूएस 3 विषय है, एक ईडब्ल्यूएस की मुद्दा है और एक प्रतिनिधित्वहीन न्यायपालिका और एक कोलिजियम सिस्टम की मुद्दा है। तो क्या न्याय बचा है, न्याय मिलेगा, न्यायपालिका के अंदर न्याय और कुछ बच गया है? ये हम बहुत कम एग्जाम्पल्स के साथ में हम ये साबित कर सकते हैं। आपको टीवी डिबेट अगर देखते रहते हैं, टीवी डिबेट में बार बार रट्टा मार के बोलते रहते हैं कि अगर संविधान के रिजर्वेशन के पॉलिसी में अगर कुछ मामला आ गया, इसके पहले कितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिए, हाई कोर्ट्स दिए, तो टीवी में भी चर्चा होता था, डिबेट होता था, उसमें बोलते थे कि ये रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जाना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत ढांचा, इसके खिलाफ में यह हम सुनते आ रहे थे। पीवी नरसिम्हा के समय में भी ये इकोनॉमिक बेसिस में 10% का रिजर्वेशन का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का प्रयास किया गया था। ये कोई नई बात नहीं है। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह बात को स्वीकार नहीं किया कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकता है। देखिए, रिजर्वेशन की मुद्दा जब भी आ जाता है तो क्या बोलते थे? रिजर्वेशन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए। 60-70 साल से ये टीवी में डिबेट चला है, अखबारों में लिखना, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि जाति आधारित आप लोग आरक्षण लेते हैं और हमारा हक, हमारे को अन्याय होता है इससे, जाति आधारित लेने से, तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, ये इल्जाम लगाते थे। कोई भी ये सवाल नहीं पूछा कि संविधान में जाति आधारित आरक्षण किधर है, दिखा दो, क्योंकि हम भी ये मानने लगे कि जाति आधारित आरक्षण है। चलो बहस के लिए मान लेते हैं कि जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित आरक्षण है संविधान में। संविधान में जाति आधारित रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। वो कैसा नहीं है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। पर हम भी ये मानना शुरू कर दिए कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हम एंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग बोलते थे, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या था एंटी रिजर्वेशन लोगों का? उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि हमारे पुरखों ने अगर आपके पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उसका सजा हमें क्यों देना चाहते हो? यही था उनका। अभी तो समाज बदल रहा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी मनुस्मृति नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंदर सब समान है। हमारे पुरखों ने गलती किया, आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, इसका सजा आप हमें देना चाहते हो। जब ये मुसलमानों के इश्यू आ जाता तो तब क्या बताते हैं? देखो मुगलों ने क्या किया, 400 साल पहले क्या किया, 300 साल पहले क्या किया। वो लॉजिक फेल। मतलब अगर उनको चाहिए कम्युनलिज्म बनाना चाहते हैं तो 300-400 साल के पहले मुगलों ने क्या किया हमारे साथ क्या अन्याय किया, जो झूठ है सच है मैं, वो अलग बात है, मैं आर्गुमेंट के लिए बता रहा हूं। जब हमारा आरक्षण का मुद्दा आ जाता है तो वो उनको पुरखों का गलती था। जब कम्युनल वायलेंस आपको करना होता है तो आप बोलेंगे कि देखो 300 साल पहले जो हमारा मंदिर को कब्जा कर लिया, हम अब उसको तोड़ना है। लॉजिक क्या है? हमारे को ये, हम लोग भी ये मानना आदत हो गया कि वो जो बोल रहे हैं मीडिया में, जो एवरीडे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा एवरीडे सेम बोलते रहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सच मानना लग गए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अमेरिका में मीडिया नहीं है। अमेरिका में मीडिया कैसा है?
ड्रम बॉयज फॉर द ड्रम बॉयज, मतलब एक क्या बोलते हैं ड्रम बॉयज को, क्या बोलते हैं सर मराठी में, हिंदी में है? ढोलक बजाने वाला। ये ढोलक बजाने वाला, एक ढोलक बजाने वाला दूसरा ढोलक बजाने वाले के लिए दोनों ढोलक बजा लेते हैं। ये कोई अमेरिका में मीडिया नहीं है, ऐसा अमेरिकन डेमोक्रेट्स बोलते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में इससे भी बदतर सिचुएशन है। इधर वो ढोलक बजाने वाला भी नहीं है, वो चमचागिरी करने वाला है। इधर कोई एससी एसटी का कोई मीडिया है ही नहीं भारत में, ये बाबा साहब कहते थे। तो बाबा साहब जब ये मुद्दे के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स करते थे, उसमें क्या बाबा साहब के कोई चर्चा नहीं होता, केवल चर्चा मीडिया में जो ब्राह्मण हमारे माइंड में डालना चाहते हैं वही होता। ये कर करके उसका नतीजा क्या हुआ बताऊं मैं आपको। पहली बार चरित्र में, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति आधारित आरक्षण बनाया ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और हमको पता भी नहीं चला। यह पहली बार है। ईडब्ल्यूएस जाति आरक्षण है, पहले जाति आरक्षण नहीं था, कम्युनिटी के बेस में था। और हम तो भी हम गर्व से बोलते थे कि चलो हम तो जाति आधारित रिजर्वेशन ले रहे हैं। आज आपके पास पार्लियामेंट में पूरा सत्ता है, जुडिशरी के अंदर कोलिजियम आपके हाथ में है, पूरा कब्जा करके बैठे हैं। ये कब्जा करके बैठने के बाद में भी ब्राह्मणों के पास में यह औकात नहीं है कि हम ये जाति आधारित आरक्षण ले रहे हैं, ये बोलने का औकात नहीं है। ले रहे हैं किसके आधार पे लिया? इकोनॉमी आधार पे। क्या संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान बना रखा है? संविधान निर्माताओं को इतना अकल नहीं थी? इसके ऊपर डिबेट चला था, इसके ऊपर डिबेट चला था, और ये तीनों सब्जेक्ट जोड़ के हम ये मुद्दा बनाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि बाबा साहब अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के बीच में जो चर्चा हुए थे वो खास करके इकोनॉमिक्स बेस के ऊपर जो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो संविधान ने वोट करके यह डिसाइड किया कि इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में ही आपको दिखाई देगा कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होगा। और एक मुद्दा, ये तीनों मुद्दा में जो खास मुद्दा डाला गया जो कोलिजियम सिस्टम के बारे में, क्या आपको लगता है कि कोलिजियम सिस्टम का मतलब आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। कोलिजियम का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता है, उनके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 4 जजेस मिलके ये तय करेंगे कि कौन सा हाई कोर्ट से कौन सा वकील जज बनेगा, और कौन सा जिला जज से किसको प्रमोशन देके, वो एलिवेशन, प्रमोशन नहीं कह सकते, एलिवेशन देके हाई कोर्ट के जज किसको बनाना चाहिए। ये 4-5 लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम है। तो ये क्या ऐसा सिस्टम रहना चाहिए? एक शब्द के ऊपर बाबा साहब के और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स 1949 मार्च में ये डिबेट जब हुआ था, वो डिबेट में ये मुद्दा शब्द के साथ में डिबेट हुआ था कि क्या प्रेसिडेंट जजेस को नियुक्त करते समय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ओपिनियन लेना चाहिए, मतलब कंसल्ट करना चाहिए, या उनका परमिशन लेना चाहिए, उनका सहमति से किसी जजेस का नियुक्त करना चाहिए। इसका लैंग्वेज इंग्लिश में यूज किया, कंसल्टेशन और कंकरेंस। तो क्या यह कंसल्टेशन होना चाहिए या कंकरेंस होना चाहिए? तो मेंबर्स ने अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल यह था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कंकरेंस से, मतलब सहमति से जजेस का नियुक्ति होना चाहिए। तो इसके ऊपर वोटिंग हुआ। इसके ऊपर वोटिंग होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये डिसाइड किया कि जजेस का नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सहमति लेना ये खतरा है। ये गलत है भी नहीं बोला। क्या बोला? खतरा है। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर के लैंग्वेज में बाबा साहब बोले
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस या कोई भी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज,